हेलो क्लास 6 चिल्ड्रन। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी हिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 8 और इस चैप्टर का नाम है गुप्त काल, विजय एवं राज्य विस्तार। तो गुप्त काल में कौन से गुप्त राजा थे, उन्होंने क्या क्या साम्राज्य विस्तार किया, वो सारा हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना पढ़ेंगे, गुप्त काल के महान शासक कौन कौन थे वो पढ़ेंगे, समुद्रगुप्त जो कि सबसे शक्तिशाली शासक था, एक महान विजेता था, उसके बारे में पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने क्या साम्राज्य विस्तार किया, उनकी उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे। गुप्त काल प्राचीन भारत का स्वर्ण युग क्यों है वो समझेंगे, और गुप्त साम्राज्य का पतन कैसे हुआ वो समझेंगे। तो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। काफ़ी शानदार चैप्टर है और गुप्त काल की काफ़ी डीप में हमको नॉलेज देगा ये चैप्टर। ठीक है, हरियाणा बोर्ड की ये बुक है। चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं गुप्त साम्राज्य के मुख्य स्रोत कि गुप्त साम्राज्य जो है इसकी जानकारी के सोर्स क्या क्या हैं। तो इसकी जानकारी हमें अभिलेखों से मिलती है। ठीक है, कहाँ है ये? इलाहाबाद, प्रयागराज, जिसका नया नाम है प्रयागराज, वहाँ पे अभिलेख मिलते हैं। इसके खूब सारे सांचे में मिलते हैं, इसलिए क्योंकि इलाहाबाद जो प्रयागराज वाला जो क्षेत्र है ये इनका मेन पावर सेंटर था। ठीक है, उसके बाद है भूमि संबंधी दस्तावेज, उसके बाद है सिक्के, सिक्कों से हमें पता चलता है। और साहित्यिक रचनाओं की अगर हम बात करें तो फाहियान, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत में आया था, फाहियान, उसकी रचना है फोको की, और कालिदास की काफ़ी सारी रचनाएं हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ये हैं गुप्त साम्राज्य के मुख्य स्रोत। तो मौर्य साम्राज्य के विघटन के पश्चात उत्तरी भारत में कुषाणों और दक्षिणी भारत में सातवाहनों का साम्राज्य स्थापित हो गया था। देखिए, एंशियंट इंडिया में हम क्या पढ़ते हैं कि मौर्य साम्राज्य एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य जब समाप्त हो गया तो उसके बाद उत्तरी भारत जो था वहाँ पे साम्राज्य स्थापित किया किसने? कुषाणों ने। वहाँ पे कुषाण आए। और दक्षिणी भारत में अपना शासन स्थापित किया किसने? सातवाहनों ने। वहाँ सातवाहनों ने अपना राज्य स्थापित किया। तो मौर्य समाप्त हो जाते हैं। मौर्यों के बाद उत्तर भारत में आते हैं कौन? कुषाण। और दक्षिण भारत में आते हैं सातवाहन। राइट, ये दोनों ही साम्राज्य तीसरी शताब्दी ईस्वी में समाप्त हो गए। तीसरी शताब्दी ईस्वी में समाप्त हो गए। तो कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारत में जो है राजनीतिक अव्यवस्था फैल गई। कोई भी जब बड़ा साम्राज्य होता है और वो जब समाप्त होता है तो राजनीतिक अव्यवस्था का फैलना लाजमी है, वो होगा। क्यों? क्योंकि बड़ा जो राजा है, बड़ा साम्राज्य है, वो चीज़ें को व्यवस्थित रखता है। लेकिन जैसे ही वो ख़त्म होता है तो छोटे छोटे राजा, छोटे छोटे सरदार उभरने लगते हैं, पावर के लिए स्ट्रगल्स होने लगते हैं, आपस में लड़ाइयाँ होने लगती हैं। तो इसीलिए कुषाण साम्राज्य का जब पतन होता है तो भारत में राजनीतिक अव्यवस्था फैल जाती है। और इस अव्यवस्था का लाभ उठाकर स्थानीय शासकों ने, सामंतों ने अपने अपने छोटे छोटे राज्यों के रूप में संगठित करना आरंभ कर दिया। जैसा मैंने बताया कि जैसे ही बड़ा राज्य खत्म होगा तो छोटे छोटे राज्य उभरेंगे, सामंत अपनी पावर जो है जनरेट करना शुरू करेंगे। इसी समय श्रीगुप्त ने मगध में गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। तो यही वो समय है जब कुषाण यहाँ से खत्म हो चुके हैं और श्रीगुप्त जो कि कुषाणों के ही अंडर में कोई राजा रहा, कोई जो है गवर्नर रहा होगा, सामंत रहा होगा। तो श्रीगुप्त ने मगध में गुप्त साम्राज्य की स्थापना कर दी। एरिया वही है जहाँ से मौर्य पावर में आए थे। कौन सा? मगध। तो गुप्त भी मगध में। तो उन्होंने महाराज की उपाधि धारण करके सन 280 ईस्वी तक शासन किया। तो ये जो श्रीगुप्त है, इसने कौन सी उपाधि धारण की? इसने उपाधि धारण की महाराज की, मतलब कुछ राजाओं के ऊपर एक राजा, महान राजा। तो यानी कि ये एक ऐसा पर्सन है जो बाकी छोटे मोटे राजाओं से थोड़ा पावरफुल है। राइट, तो ये है कौन? श्रीगुप्त। तो श्रीगुप्त इनका वो पर्सन है जिसने इनकी डायनेस्टी को, इनके साम्राज्य को स्थापित किया। तो श्रीगुप्त की मृत्यु के पश्चात उसका बेटा आ जाता है घटोत्कच। ये महाभारत वाला नहीं है, ये श्रीगुप्त का बेटा है घटोत्कच। ठीक है, इसने शासन किया 319 ईस्वी तक। टाइमलाइन का ख्याल रखना, 319 ईस्वी तक इसने शासन किया। उन्होंने पाटलिपुत्र तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में साम्राज्य की शुरुआत की, लेकिन इस साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो है वो है चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, तो ये गुप्त
डायनेस्टी का, ये गुप्त साम्राज्य का चंद्रगुप्त है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। गुप्तों के अंदर भी एक चंद्रगुप्त है और ये चंद्रगुप्त प्रथम है। इस वंश के शासकों ने छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों को अपने अधीन करके भारतवर्ष को राजनीतिक सूत्र में बांधा और शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है। तो गुप्त राजाओं ने क्या किया? गुप्त राजाओं ने, जैसे मौर्य चले गए, मौर्यों के बाद कुषाण भी चले गए, ठीक है, उनका भी राज खत्म। तो इन्होंने जो छोटे छोटे राजा, छोटे छोटे सामंत, जो छोटी छोटी राजनीतिक इकाइयाँ बन गई थी, उन सबको इन्होंने जो है हरा दिया और एक बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया और पूरे देश में एक यूनिटी लेकर आए ये लोग, एक पॉलिटिकल यूनिटी लेकर आए, ठीक है। तो इस वंश के शासनकाल में हमारे देश ने प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति की, बिल्कुल सही बात है। तो इस टाइम पे काफ़ी क्षेत्रों में, चाहे आप एग्रीकल्चर देखो, ट्रेड देखो, ठीक है, कल्चर देखो, लिटरेचर देखो, साइंस देखो, तो बहुत सारे क्षेत्रों में जो है प्रगति, हमारे देश ने प्रगति की है और हमारे देश का गौरव भी है, वो भी दूर दूर तक फैल गया। और भारतीय इतिहास में यह काल स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। तो इतिहास में अगर स्वर्ण युग यानी कि सोने का युग की संज्ञा अगर किसी काल को दी गई है तो वो गुप्त काल को दी गई है। और इस वंश के जो प्रमुख शासक थे तो वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम से अगर पहले हम दो शासक देखें तो वो कौन से थे? सबसे पहला था श्रीगुप्त, उसके बाद घटोत्कच, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। विक्रमादित्य इसने टाइटल गेन किया था, ठीक है। तो चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, उसके बाद कुमारगुप्त, कुमारगुप्त के बाद सकंदगुप्त, उसके बाद बुधगुप्त और छोटे छोटे राजा, और फिर बाद में इनका डिक्लाइन यानी कि इनका पतन हो जाता है। तो गुप्त वंश के प्रमुख शासकों को अब हम पढ़ने वाले हैं डिटेल से, पूरी डिटेल से समझेंगे हर राजा के बारे में और हर राजा क्यों महत्वपूर्ण है और उसके शासनकाल में कौन से इंपॉर्टेंट काम हुए हैं। तो पहला राजा है हमारे पास चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। तो घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो शासक बनता है और उसने जो उपाधि धारण की वो उपाधि थी महाराजाधिराज की, ठीक है। यानी कि कई सारे महाराजाओं के ऊपर भी राजा, सबसे पहले राजा, राजा के ऊपर महाराज और महाराजाओं के ऊपर भी जो राजा है वो है महाराजाधिराज, ठीक है ना, ये है। तो लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करके अपनी स्थिति को उसने सुदृढ़ बनाया। ये एक बहुत बड़ी घटना है गुप्त राजाओं के लिए। चंद्रगुप्त जो प्रथम है उसके जीवन की एक बड़ी घटना है लिच्छवी वंश में विवाह करना। वो कैसे? वो ऐसे कि जो गुप्त वंश जो था ये गुप्त संभवत ये थे, क्षत्रिय नहीं थे, ठीक है। ये क्या थे? ये वैश्य थे। वैश्य समझते हो? वणिक वर्ग, ठीक है, जो ट्रेडिंग का काम करते थे उस टाइम में, एंशियंट टाइम में। तो ये वणिक वर्ग थे, ये वैश्य थे। तो अब ये क्षत्रिय तो थे नहीं, तो लोग किसके साम्राज्य को लीगल मानेंगे, लेजिटिमेट मानेंगे? तो वो मानेंगे क्षत्रिय साम्राज्य को। अब ये क्षत्रिय हैं नहीं, तो ये इन्होंने कुछ ऐसे काम किए जिस वजह से लोग इनके साम्राज्य को जो है लीगल माने, वो माने कि हाँ भाई ये लोग सही हैं और राज करने के लायक हैं और ये क्षत्रिय ही हैं, ठीक है। वैसे ही उनको माने, वैसे ही उनको ट्रीट करें, वैसे ही उनकी सेना में भर्ती हों, उनका सम्मान करें। तो इन्होंने क्या किया? लिच्छवी वंश के साथ अपना रिश्ता बनाया। तो ये लिच्छवी जो थे ये थे क्षत्रिय, तो इन्होंने क्षत्रियों से रिश्ता बनाया। क्षत्रियों से रिश्ता बनाया तो इन्होंने अपना राज करना और ज़्यादा उचित ठहराया। समझ में आ रही है बात? अपनी राजशाही को, अपनी पॉलिटिकल डोमिनेंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया कि देखो भाई क्षत्रिय लोग हमसे विवाह कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम राजा हैं और आराम से जो है राज कर रहे हैं, नो इश्यू एट ऑल। तो लिच्छवी वंश से विवाह करना एक बहुत बड़ी घटना है चंद्रगुप्त प्रथम के जीवन की। तो लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करके उसने अपनी राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ बनाया और चंद्रगुप्त प्रथम ने बंगाल, बिहार, अवध तथा प्रयागराज आदि क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है ये ही वास्तविक संस्थापक है। क्यों? क्योंकि इसने जो है बड़े एरिया पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। गुप्त वंश को वास्तव में जो है स्ट्रॉन्ग बनाने का काम चंद्रगुप्त प्रथम ने किया। तो बंगाल को जीता, बिहार को जीता, अवध, प्रयागराज, इन सब क्षेत्रों में इसने साम्राज्य बनाया। इन क्षेत्रों को अधीन करके साम्राज्य का विस्तार किया। उसने 335 ईस्वी तक शासन किया और चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने जीवन काल में ही कुमार देवी के जो पुत्र थे समुद्रगुप्त
को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। उत्तराधिकारी यानी कि मेरे बाद राजा कौन होने वाला है, वो समुद्रगुप्त होने वाला है। समुद्रगुप्त था चंद्रगुप्त का बेटा, जो कि कुमार देवी लिच्छवी जो राजकुमारी थी उससे जो पैदा हुआ था समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त नो डाउट ही वॉज वेरी पावरफुल, ये बहुत ही शानदार राजा था। और यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि आप जानते हैं गुप्त संवत शुरू करने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है। तो इन्होंने गुप्त संवत, जो महान राजा हुए हैं वो अपने अपने डायनेस्टी या अपने अपने नामों से कैलेंडर भी जारी करते थे। तो इसने भी एक कैलेंडर, एक संवत जारी किया, गुप्त संवत। ठीक है, किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो चंद्रगुप्त प्रथम को हमने यहाँ पे समझा। अब हम आ जाते हैं समुद्रगुप्त पे। तो चंद्रगुप्त प्रथम के पश्चात समुद्रगुप्त राज सिंहासन पर बैठा और निसंदेह महान राजा था। अपनी योग्यता के बल पर उसने गुप्त साम्राज्य का बहुत ज़्यादा विस्तार किया। और समुद्रगुप्त के बारे में हमें खूब सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? तो प्रयागराज स्थित स्तंभ लेख में मिलती है, जिसमें कहा गया है कि उसमें मतलब लिखा गया है कि सैकड़ों युद्धों में भाग लेने में दक्ष है वो। कौन? समुद्रगुप्त। तो प्रयाग प्रशस्ति है, प्रयाग में एक पिलर है, वहाँ पे जो है इनग्रेविंग की गई है उस पिलर पे। तो प्रयाग प्रशस्ति है जिससे हमें समुद्रगुप्त के समय की नॉलेज मिलती है। तो उसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, और समुद्रगुप्त ने उपाधि कौन सी धारण की? महाराजाधिराज की। तो इससे स्पष्ट होता है कि वो एक बड़ा राजा था, राइट। तो उसने कला व साहित्य में भी बहुत योगदान दिया। तो समुद्रगुप्त के ऐसे बहुत सारे सिक्के मिलते हैं जिसमें समुद्रगुप्त वीणा बजाते हुए नजर आता है। तो ऐसा नहीं है कि वो एक योद्धा ही है, वो एक कलाकार भी है, और उसके समय में कला की भी खूब उन्नति हुई है। तो अब हम बात करेंगे समुद्रगुप्त के विजय अभियान की। तो समुद्रगुप्त का विजय अभियान जो है देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्तर भारत की विजय। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत पर 2 बार आक्रमण किए। कितने बार आक्रमण किए? 2 बार आक्रमण किए उत्तर भारत पर। पहला जो आक्रमण था उसने 3 शासकों के खिलाफ किया। कौन थे ये 3 शासक? ये 3 शासक थे, पहला था अच्युत, दूसरा है नागसेन, और तीसरा है कोटकुलज। ये नाम ध्यान रखना, बार बार पढ़ने पड़ेंगे तब याद होंगे। अच्युत, नागसेन, कोटकुलज। तो इनको संयुक्त रूप से पराजित कर दिया और उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। आक्रमण के बाद समुद्रगुप्त दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए चल पड़ा, और यहाँ उत्तरी भारत में उसकी अनुपस्थिति हो गई। तो उसकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर उत्तरी भारत के 9 राजाओं ने समुद्रगुप्त के विरुद्ध एक संघ बना लिया। ठीक है, संघ बनाने का निश्चय किया। इसमें कौन कौन थे? तो इसमें थे रुद्रदेव जो है बुंदेलखंड से, रुद्रदेव बुंदेलखंड से, बरेली का अच्युत राजा। ठीक है, बरेली का जो राजा है वो कौन है? वो अच्युत है। फिर ग्वालियर का जो राजा है वो नागसेन है। ठीक है, प्रेजेंट डे ग्वालियर है, वहाँ का जो राजा नागसेन। और मथुरा, प्रेजेंट डे मथुरा का जो राजा वो कौन है? गणपति नाग है। तो मथुरा का राजा गणपति नाग। और बुलंदशहर का मातिल, बंगाल का चंद्रवर्मन, असम का बलवर्मा, और मध्य भारत से नंदीनाग हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में नागदत्त हैं। तो ये सारे राजा हैं। इन राजाओं के नाम एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन है। ये राजा हैं जो है अच्युत, नागसेन, गणपति नाग, मातिल, चंद्रवर्मन, बलवर्मा, नंदीनाग और नागदत्त। तो ये राजा हैं। इन्होंने अपना एक संघ बनाया। संघ बनाया किसके खिलाफ? समुद्रगुप्त के खिलाफ, कि समुद्रगुप्त को हराएंगे। अभी तो साउथ में गया है, जैसे इधर आएगा उसको हराएंगे। तो समुद्रगुप्त ने इन सभी राजाओं को कौशाम्बी नामक स्थान पर हरा दिया और इनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो यहाँ हम देखते हैं समुद्रगुप्त ने जो है उत्तरी भारत के इन सारे राजाओं को हरा दिया था। फिर हम देखते हैं दक्षिणी भारत की विजय। तो समुद्रगुप्त ने आर्यव्रत यानी कि उत्तर भारत के विजय अभियान के बाद दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने की उसने योजना बनाई। तो इस विजय अभियान में उसने 12 राजाओं को पराजित किया। कितने राजाओं को? 12 राजाओं को। इस अभियान में उसने 4800 किलोमीटर की दूरी तय की। कितनी दूरी? 4800 किलोमीटर। एक लंबा अभियान है, काफ़ी बड़ा अभियान है ये दक्षिणी भारत का। ठीक है, तो समुद्रगुप्त ने अपनी कुशलता एवं उच्च कोटि की नेतृत्व क्षमता से दक्षिण भारत के विजय अभियान को पूरा कर लिया और दक्षिण भारत के काफ़ी सारे इन 12 राजाओं को इन्होंने जीत लिया। समुद्रगुप्त द्वारा पराजित राजाओं व उनके राज्यों का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। तो आपकी बुक में यहाँ समुद्रगुप्त ने जिन जिन राजाओं को हराया उन सब का वर्णन दे रखा है। ये बहुत बड़ी बात है।
काफ़ी डेटा दे रखा है आपकी इस हरियाणा बोर्ड की बुक में। बहुत सारी जीके की बुक्स में इतनी सारी नॉलेज नहीं होती, लेकिन आपकी बुक में ये है। तो 2-3 बार पढ़ेंगे इसको, याद हो जाएगा। तो समुद्रगुप्त के जो अधीन राज्य हैं उनमें महेंद्र, जो कि रायपुर से हैं, और प्रेजेंट डे का क्षेत्र है संबलपुर गंजम, राइट। फिर है व्याघ्रराज। व्याघ्रराज एक राजा हैं, कहाँ के राजा हैं? महाकांतार के। तो व्याघ्रराज महाकांतार के हैं, मध्य भारत का जंगली क्षेत्र है, ठीक है। फिर एक राजा है मंटराज, मज़ेदार नाम है ना, मंटराज। तो ये मंटराज हैं, राजा हैं ये, कहाँ के राजा हैं? कौशल के। और क्षेत्र कौन सा है? मध्य प्रदेश और उड़ीसा का। उसके बाद है महेंद्रगिरी। तो महेंद्रगिरी साहब कहाँ के राजा हैं? ये पिष्टपुर के राजा हैं, और क्षेत्र कौन सा है? गोदावरी नदी क्षेत्र, ठीक है। फिर अगले राजा हैं स्वामीदत्त। स्वामीदत्त जी हैं, ये हैं कोट्टार से, कोट्टार आंध्र प्रदेश के हैं। उसके बाद अगले राजा साहब हैं राजा दमन। तो राजा दमन का भी दमन कर दिया गया, ठीक है। ये कहाँ से हैं? ये हैं एरंडेपल। नाम बट थोड़ा अजीब सा है, कोई बात नहीं, याद हो जाएगा। एरंडेपल। सो कलिंग के दक्षिण का प्रदेश है ये कलिंग। ये वही कलिंग है जो हमने पढ़ा था कहाँ पे? मौर्य साम्राज्य में, ठीक है। उसके बाद है विष्णुगोप। तो ये जो विष्णुगोप हैं ये कहाँ के राजा हैं? ये कांची के राजा हैं, चेन्नई के आसपास का क्षेत्र। फिर है हस्तिवर्मन। तो हस्तिवर्मन वेंगी से हैं, कृष्णा और गोदावरी नदी का प्रदेश। अगले हैं नीलराज। तो नीलराज जी कहाँ के हैं? ये अवमुक्त से हैं, कांची और वेंगी का जो है मध्य का प्रदेश। फिर है उग्रसेन। उग्रसेन पल्लक से हैं, नेल्लोर का क्षेत्र। उसके बाद है कुबेर। कुबेर जो हैं ये कहाँ से हैं? देवराष्ट्र से हैं, विशाखापट्टनम का क्षेत्र। उसके बाद है धनंजय। धनंजय कहाँ से हैं? कुंतलपुर, और ये है तोलूर और अर्काट का क्षेत्र। यहाँ पे मैप भी दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे हमें काफ़ी सारी लोकेशंस क्लियर होती हैं। आप यहाँ पे लोकेशंस देख सकते हो। यहाँ पे कुछ योध्याई भी हैं, ठीक है। और ये जो कन्नौज है, प्रयाग है, काशी है, वैशाली है, पाटलिपुत्र, बोध गया, कांचीपुरम, तो ये सारी लोकेशंस हमें क्लियर होती हैं। उसके बाद दक्षिणी भारत के उपरोक्त राजाओं द्वारा समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करने के पश्चात, तो कौन कौन से दक्षिणी भारत के राजा थे? ये ऊपर जो हमने राजा पढ़े हैं, महेंद्र, व्याघ्रराज, मंटराज, महेंद्रगिरी, स्वामीदत्त, राजा दमन, विष्णुगोप, हस्तिवर्मन, नीलराज, उग्रसेन, कुबेर, धनंजय, है ना। तो ये दक्षिण भारत के राजा हैं, ये इनकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। उसके बाद जो है समुद्रगुप्त ने इनके राज्य वापस कर दिए। अब सवाल ये है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के राजाओं को पहले तो हराया और बाद में उनके राज्य वापस कर दिए। तो वापस क्यों किए? क्योंकि यहाँ उत्तरी भारत में रहते हुए दक्षिणी भारत के राजाओं पर कंट्रोल बनाए रखना थोड़ा मुश्किल काम था। तो उन्होंने उनको हरा दिया, अपनी सुप्रीमेसी कायम की, ठीक है, अपना दबदबा, अपना लोहा मनवा लिया। उसके बाद कहा कि भैया ऐसा है, तुम हमको है ना टाइम टू टाइम ट्रिब्यूट्स देते रहो, तोहफे देते रहो, ठीक है, बस इतना करो तुम हमारे लिए। तो इतना कहकर उन्होंने उनको राज करने दिया, क्योंकि आधुनिक संचार साधनों के अभाव के कारण प्रत्यक्ष शासन संभव नहीं था। तो प्रत्यक्ष शासन जो है वो संभव था ही नहीं। तो उनको हराया, अपना लोहा मनवाया और उनको ये कहा कि बस तुम हमें तोहफे भेजते रहो, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आगे समुद्रगुप्त ने कौन से एरियाज़ को जीता। तो वे थे विंध्य तथा आटविक राज्यों पर विजय। विंध्य वाला जो क्षेत्र है ना, विंध्य माउंटेन वाला, तो विंध्याचल प्रदेश में अनेक छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य थे। समुद्रगुप्त ने आक्रमण करके उन्हें भी पराजित किया और अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। तो विंध्य के जो राजा थे वो सारे इसने जीत लिए। उसके बाद है सीमांत राज्यों पर विजय। तो विंध्य व आटविक, आटविक मतलब जंगली, तो आटविक राज्यों को जीतने के बाद समुद्रगुप्त ने अपने राज्य के पूर्वी तथा पश्चिमी सीमाओं पर स्थित राज्यों को जीतने का अभियान चलाया, ठीक है। पूर्वी राज्य और पश्चिमी राज्य, इनको जीतेगा वो। तो इन राज्यों ने जो है सरलता से उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, कोई बहुत ज़्यादा उसे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। अब पश्चिमी सीमा पर स्थित विजय किए गए जो 9 गणराज्य हैं जो पश्चिमी सीमा पर हैं, वे कौन से हैं? वो 9 गणराज्य ये हैं। पहला कौन सा है? मालव है, फिर अर्जुनायन है, मद्रक है, प्रार्जुन है, सनकानिक, काक, खारपरिक और योध्याय। तो ये पश्चिमी सीमा के क्षेत्र हैं। तो मालव जो है ये कौन सा है? ये राजस्थान के प्रदेश हैं, ठीक है, मालव यानी कि राजस्थान। फिर है अर्जुनायन। अर्जुनायन कौन सा क्षेत्र है? आगरा, अलवर, भरतपुर के क्षेत्र हैं। ये अर्जुनायन यहाँ पे रहते थे। आगरा, अलवर और भरतपुर में अर्जुनायन का राज था। फिर है मद्रक। मद्रक कहाँ राज करते थे? मद्रक जो था वो है रावी और चेनाब नदियों के मध्य वाला भाग, उसे मद्रक कहते हैं, ठीक है। प्रार्जुन, ये राजपुताना, भीलसा और झांसी के क्षेत्र हैं। प्रार्जुन राजपुताना, भीलसा और झांसी वाले क्षेत्र
अर्जुन यहाँ पे रूल करते थे। सनकानिक का जो क्षेत्र है वो है मध्य प्रदेश का नरसिंहपुर क्षेत्र, मध्य प्रदेश का नरसिंहपुर क्षेत्र। उसके बाद है काक, तो सांची के निकट के क्षेत्र हैं, काक जो है सांची के निकट के क्षेत्र यहाँ पे रूल करते हैं। खारपरिक जो है ये मध्य प्रदेश का दमोह क्षेत्र है, ठीक है, मध्य प्रदेश का दमोह क्षेत्र है। और योधेय पूर्वी पंजाब के साथ लगते उत्तर प्रदेश के क्षेत्र, तो पूर्वी पंजाब व साथ लगते उत्तर प्रदेश के क्षेत्र, पूर्वी पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में योधेय रूल करते थे। तो ये कौन से राज्य हैं? ये पश्चिमी सीमा पर विजयी 9 गणराज्य हैं। गणराज्य समझते हो ना, जहाँ कई सारे गण मिलकर शासन चलाते थे। ये हो गई बात। उसके बाद पूर्वी सीमा पर स्थित जो है राज्य, ये कौन से जीते? ये 5 राज्य इसने जीते। पहला है समतट, फिर है कामरूप, फिर है डवाक, फिर है नेपाल, फिर है करतपुर। तो समतट जो है, ये समतट क्या है? बंगाल का समुद्र तटीय क्षेत्र है। तो समतट है बंगाल का समुद्र तटीय क्षेत्र, ये समतट है। कामरूप असम को कहते थे उस समय, तो असम को भी उसने जीता। उसके बाद है डवाक यानी कि मध्य बंगाल क्षेत्र, ठीक है, मध्य बंगाल क्षेत्र। उसके बाद है नेपाल तो नेपाल ही है, नेपाल के प्रदेश। और करतपुर है करतारपुर, कुमाऊं, गढ़वाल व रुहेलखंड के क्षेत्र। तो करतारपुर, कुमाऊं, गढ़वाल और रुहेलखंड के क्षेत्र, ये 5 पूर्वी सीमावर्ती राज्य हैं जो उसने जीत लिए। उसके बाद हम देखते हैं विदेशों से संबंध। तो समुद्रगुप्त ने विदेशों से कैसे संबंध बनाए? तो समुद्रगुप्त की बढ़ती शक्ति से प्रभावित होकर अनेक विदेशी शासकों ने उससे मैत्रीपूर्ण यानी कि दोस्ती के जो है संबंध स्थापित किए। इनमें कौन कौन थे? इनमें कुषाण व शक राजाओं के अतिरिक्त कुषाण थे, शक थे, लंका, जावा, सुमात्रा तथा मलाया के प्रमुख शासक थे। तो कितने दूर दूर के शासक जो हैं वो इसके साथ दोस्ती का रिश्ता भी कायम कर रहे हैं, इससे डर के एक्चुअली, ठीक है। कौन कौन है? ये हैं कुषाण, शक, लंका, जावा, सुमात्रा, मलाया के प्रमुख शासक हैं, ठीक है। उसके बाद एक बड़ी उपलब्धि ये है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया। कौन सा यज्ञ किया? अश्वमेध यज्ञ। तो समुद्रगुप्त ने चक्रवर्ती सम्राट बनने के उद्देश्य से अश्वमेध यज्ञ किया। उसने अपने नाम के विभिन्न सिक्के जारी किए और समुद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। तो समुद्रगुप्त के सिक्के आप देख सकते हैं, उसने बहुत सारे सिक्के जारी किए थे। चक्रवर्ती सम्राट बना, ठीक है। कौन सा यज्ञ किया? अश्वमेध यज्ञ किया और अपने नाम के सिक्के जारी किए और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है। समुद्रगुप्त ने दर्शन, धर्म व राजनीति शास्त्र का गहन अध्ययन किया। तो ऐसा नहीं है कि बस योद्धा था, वो काफ़ी इंटेलिजेंट था, इंटेलेक्चुअल था, समझदार व्यक्ति था। तो धर्म का, दर्शन का, राजनीतिक शास्त्र का, इन सब का उसने अध्ययन किया, पढ़ाई खूब करता था। वह न केवल एक महान विजेता बल्कि एक योग्य, निष्पक्ष एवं न्यायप्रिय शासक था। तो कैसा राजा है? न्यायप्रिय राजा है, निष्पक्ष है, किसी का पक्ष नहीं लेता, ठीक है। जो सही है सही को सही और गलत को गलत कहने वाला राजा है, न्यायप्रिय राजा है। उसे कला व साहित्य से बहुत प्रेम था, बिल्कुल इस बात में कोई दो राय नहीं है, उसके सिक्कों से हमें स्पष्ट पता चलता है। वह उच्च कोटि का एक महान विद्वान था और कवि भी था। 375 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। तो समुद्रगुप्त की मृत्यु कब हुई? 375 ईस्वी में। और 100 युद्धों का विजेता समुद्रगुप्त बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था और उसकी वीरता के कारण यूरोपीय इतिहासकार उसके नाम के साथ नेपोलियन का नाम जोड़ते हैं। लेकिन देखिए, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यहाँ पे थोड़े से हमारे विचार अलग हैं। यूरोप के इतिहासकारों ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा, बल्कि कहना ये चाहिए, इसका अपोजिट होना चाहिए, उल्टा कहना चाहिए, नेपोलियन को यूरोप का समुद्रगुप्त कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि समुद्रगुप्त पहले हुआ है इतिहास में और नेपोलियन उसके बाद हुआ है। तो समुद्रगुप्त के नाम से जो है नेपोलियन को जाना चाहिए, ठीक है। ये उल्टी गंगा नहीं बहानी चाहिए। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए फ्रांसीसी शासक नेपोलियन को फ्रांसीसी समुद्रगुप्त भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये बात हो गई। उसके बाद अगला जो हमारा राजा है गुप्त साम्राज्य का, गुप्त वंश का, वो है चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।